Hello everyone, welcome to Civil Step and warm welcome to my class. I hope you are doing well. Today we will discuss about syllabus of mathematics, that is CSR नेट का आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो किसके लिए अच्छी रहने वाली है बेटा? देखो, हमारे पास जो नेट का सिलेबस रहता है और नेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो साल में 2 बार आउट होते हैं। एक सेशन हमारा जून का रहता है, एक दिसंबर का रहता है। जो हमारा दिसंबर वाला सेशन है वो इस बार उसका फैब में पेपर होने वाला है। 17 फैब के अराउंड हमारा पेपर हो जाएगा। ये वीडियो है किसके लिए? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी नेट के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी स्टार्ट की जाए, क्या क्या टॉपिक पढ़े जाएं, और अभी भी जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं क्या वो रेलिवेंट है नेट के लिए। तो आज हम हर एक टॉपिक को क्या क्या सिलेबस में कंटेंट रहता है यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ये वीडियो किसके लिए खास रहने वाली है? ये एमएससी फर्स्ट ईयर्स के लिए, एमएससी सेकंड ईयर्स के लिए और उन बच्चों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि हमने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। चलो आज हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि नेट हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या डिमांड क्या है इस पेपर की। चलो आ जाओ। तो जैसे कि सबसे पहले तुम्हें पता है कि सबसे मेजर टॉपिक, दो टॉपिक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स की फील्ड में। एक हमारा री एनालिसिस और दूसरा लीनियर अलजेब्रा। हर साल इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग री एनालिसिस की 58 से 60 मार्क्स की रहती है और साथ ही में लीनियर अलजेब्रा लगभग 45 से 52 तक मार्क्स कंटेन कर जाता है। हर साल की बात है, ये ऐसा नहीं है कि एक साल आ गया, ऐसा नहीं है, ये लगभग हर साल आता है। और इसमें देखने वाले कि रियल में ऐसा क्या खास है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि उसमें बहुत ही ज्यादा सिलेबस है। जैसे अब क्या हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत बेटा नहीं होती। हमें पढ़ना होता है बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है और साथ में लगाने होते हैं क्वेश्चंस। जैसे कि सबसे पहले री एनालिसिस की बेटा बात करते हैं। री एनालिसिस में ऐसा क्या खास है जो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है? लगभग लगभग तुम देखो 40 से 50 या 60 मार्क्स का हर साल पेपर आएगा। मिनिमम 40 है, मिनिमम 40 है। तो स्टार्टिंग करते हैं कि सबसे पहले अगर तुम अपनी बुक खोलते हो री एनालिसिस की, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? काउंटेबिलिटी सेट के बारे में। अब तुम ये मत सोचना कि इसमें हमें फंक्शन की नॉलेज हमें पहले से होनी चाहिए, क्यों? +2 क्लास के टॉपिक्स हैं। वो तुमसे फंक्शन नहीं पूछ रहा, वो उसको पता है तुम्हें फंक्शन पता है। अब वो उसके आगे फर्दर जाना चाहता है कि तुम्हें क्या फाइनाइट के बारे में पता है, क्या काउंटेबिलिटी के बारे में पता है, क्या अनकाउंटेबल सेट क्या होते हैं, ये चीजों के बारे में तुम्हें क्या आइडिया है? क्या तुम्हें यह पता है कि कंप्लीट ऑर्डर फील्ड क्या होती है, आर्किमेडेस प्रिंसिपल क्या है, सुप्रीमियम इन्फीमम क्या होते हैं? ये हर एक चीज हमारे सिलेबस में कंटेन की जाती है और ये हमारी मास्टर्स का भी सिलेबस है। ये हमने एमएससी में भी करा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा अगर तुम सीक्वेंस एंड सीरीज को देखते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। अगर वो 9th क्लास में स्टार्ट हो जाती है, इसमें ऐसा क्या? इसमें ये मत सोचो कि यहां पे तुम्हें एपीजीपी आने वाली है, नहीं। यहां पे एपीजीपी का कुछ भी नहीं आने वाला। यहां सीक्वेंस पूछी जाती हैं, सीक्वेंस पूछी जाएगी। बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। सुप्रीमम, इन्फीमम, ठीक है, ये ग्रेटर लोअर बाउंड, अपर, ये हर चीज इन चीजों में कंटेन होती है। ये चीजें बहुत डिफरेंट हैं। कन्वर्जेंट हो गया, लिमिट सुपेरियर हो गया, लिमिट इंफीरियर हो गया, हर चीज इन चीजों में पूछी जाएगी। ये 9th 10th वाला पार्ट नहीं है, इसके लिए तुम्हें अलग से टाइम देना पड़ेगा बेटा। बिल्ज़ानो-डिस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है? यहां पे लिमिट पॉइंट का जो कंसेप्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहता है कि एवरी बाउंडेड, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस की बात की जाती है इसमें। ठीक है, पढ़ेंगे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसके बारे में तो हम बड़े डिटेल में इन चीजों को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का पार्ट आता है, तो जब हम कभी भी, क्योंकि हमने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा होता है? कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, दैट्स इट। बट कंटिन्यूटी सबको आती है। कंटिन्यूटी में एक्स्ट्रा क्या तुम्हें आता है? सर जैसे मीन वैल्यू थ्योरम आनी चाहिए, हमें रोलेस आनी चाहिए, हमें लैग्रांज आनी चाहिए, ये थ्योरम्स हमें अच्छे से आनी चाहिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का पता होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी देखा जा रहा है कि 3 नंबर के वाले पार्ट में, पार्ट बी में हमारे, उसमें डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहां से आ जा रहा है। डेफिनेटली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन आ जाता है। और डिफरेंशिएबिलिटी में हमारे पास कुछ थ्योरम्स होती हैं जिन थ्योरम में डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को हमने कैसे पढ़ना है वो आने वाली क्लासेस में तुम्हें तो लग जाएगा पता। ठीक है, अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज है, बट ये सीक्वेंस एंड किसकी है? ये फंक्शंस की है बेटा।
अब फंक्शंस की अलग से चलती है और सिंपल सीक्वेंस सीरीज अलग होती है और फंक्शंस की अलग होती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन जिसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की भी बात की जाएगी। ये तुम्हें रियल एनालिसिस के टॉपिक से बातें बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर हर एक जो वर्ड लिखा गया है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पे ही क्वेश्चन बेटा बनता है, इन्हीं चीजों पे। अब साथ में रीमन आ गया। अब हमें पता है कि रीमन सम हमने पढ़ा है, बट रीमन सम से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक लिखा है बट बहुत रेयर यहां से क्वेश्चन आते हैं, रेयर बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। आज साथ में अब यहां पे ये देखिए, अब ये किसका पार्ट है। अब तुमने मोनोटोनिक फंक्शन पढ़े होंगे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बचपन से हमने प्लस 2 क्लास से पढ़ी है सर, और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है, ये तुम्हारे लिए नया टॉपिक है। कौन सा? फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन वाला, ठीक है। और साथ में हमारे पास लिवेग आ गया और लिवेग इंटीग्रल आ गया। इसके बाद यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन है इन दोनों पार्ट से, जो मैं पार्ट तुम सर्कल कर रहा हूं, यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं, रेयर वाला पार्ट है ये, ठीक है। फंक्शन सो इंपॉर्टेंट, ये मैं इंपॉर्टेंट ही लिख देता हूं, फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन ऑफ सर्व, इसमें कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, यहां पे सर्वल वेरिएबल का मतलब होता है कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो फंक्शंस हैं हम सिंगल वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, उसी हम कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं और उसी की हम डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहां पे क्या हो जाए सर एक्स्ट्रा, बेटा यहां पे चीजें हो जाएंगी, यहां पे वेरिएबल बदल जाते हैं, यहां पे वेरिएबल एक्स वाई में चल पड़ते हैं, यहां पे दो वेरिएबल की बात की जाती है, वहां पे उसे कहते हैं फंक्शन ऑफ सर्वल वेरिएबल, ठीक है। डायरेक्शन डेरिवेटिव, ये सारे जो डिफरेंट पार्ट हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव यहां भी आएगा और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जाके भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है, ये तुम्हें लीनियर अलजेब्रा में जाके भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां डेफिनेटली हर साल तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला याद रखना, जब रियल एनालिसिस स्टार्ट करोगे सबसे पहले मैट्रिक्स स्पेस को स्टार्ट करना। मैट्रिक्स स्पेस से क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा बेस बना देगा, तुम्हें इससे ये सब कुछ लग जाएगा पता कि हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट्स क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, एडहेरेंट पॉइंट क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं। जब तुम्हें इन चीजों के बारे में प्रॉपर आइडिया हो जाएगा तब इन फील्ड में घुसना, जो तुम्हें पहले बता चुका हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। मैट्रिक्स स्पेस के बारे में तुम्हें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अगर तुम मैट्रिक्स स्पेस से बिना चले गए, तुम्हें सीक्वेंस में लिमिट का ही नहीं लगे पता कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें मैट्रिक्स स्पेस पर सबसे पहले स्टार्ट करना है, ध्यान देना इस चीज को। मैट्रिक्स स्पेस तुमने सबसे पहले स्टार्ट करनी है जिस बच्चे ने नेट के बारे में सोचा है तैयारी करने का, ठीक है। साथ में कंपैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, ये चीजें बहुत आसान हैं, ये देखने में टफ लगती हैं, बट यहां से एक आधा क्वेश्चन तो आने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये पूरा जितना मैंने सिलेबस डिस्कस किया है तुमसे, ये सिलेबस लगभग 60 मार्क्स का सिलेबस है, पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के 3 नंबर वाले क्वेश्चंस और 4.75 नंबर वाले क्वेश्चंस मिला के लगभग हर साल 50 से 60 मार्क्स तक पहुंच जाता है एनालिसिस, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके साथ भाई उसका लीनियर अलजेब्रा सबसे आसान टॉपिक में से एक टॉपिक माना गया है इसको, ठीक है। सब लोग इसमें बहुत, सब मैक्सिमम बच्चे इसमें बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। और इसमें लगभग कंट्रीब्यूशन बड़ी अच्छी है इसकी, एक तो इसकी कंट्रीब्यूशन लगभग 60 या 45 या 50 लगभग हर साल इतना स्कोर करता है पार्ट बी और पार्ट सी को मिला के, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की क्या बात की जाएगी कि लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या होता है, ये तो बड़े आसानी से तुम्हें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जब लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट होता है उसमें आते हैं वेक्टर स्पेसेस, उसके अंदर आते हैं वेक्टर स्पेसेस। अगर स्पेस आ गया तो सब स्पेस भी आएगा, सब स्पेस आ गया, सबसे बन गया, उस पर आ जाएगी एलडी और एलआई, लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। देखो सब कुछ पता होता है, ये क्या यहां पे लीनियर डिपेंडेंट लिखा है सर, इंडिपेंडेंट तो लिखा नहीं सर, बेसिक जो पार्ट है उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट खुद से कंटेन हो गया, ठीक है। डिमेंशंस पे क्वेश्चन अक्सर आता है जहां पे हम रैंक की बात करते हैं, ठीक है। उसके सम की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सम की एलटी बन रही है, एलटी कब बनेगी, एलटी कब नहीं बनेगी, सबस्पेस कब बनेगा कब नहीं बनेगा, इन चीजों के बारे में हमें प्रॉपर आइडिया होना चाहिए बेटा। उसके बाद सबसे इजी टॉपिक अलजेब्रा ऑफ मैटर, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब हमें सम के बारे में पता होना चाहिए, हमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स की हमें प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, आइबोटेंट का पता होना चाहिए, नॉर्मल मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, हर्मिशियन मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, हमें हर चीज हमें पता होनी चाहिए सीएसआर नेट के लिए प्रोसीड करने से पहले। अगर कोई एग्जाम तुम्हें इतनी अच्छी स्कॉलरशिप दे रहा है, वो तुमसे कुछ तो डिमांड करेगा ना,
तुम्हें भीड़ से अलग करेगा कि नहीं करेगा? भीड़ से अलग इसीलिए होता है जब इतनी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। और तुम्हें मैं रियलिटी मानता हूं कि एक बार जो मैथ्स को प्यार करता है वो एक बार पक्का सीएस नेट की तैयारी करता है, क्योंकि उसको इतना कुछ सीखने को मिलता है इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में इतना कुछ सीखने को मिलता है जिससे उसकी आने वाली चीजें बहुत बदल जाती हैं, उसको मैथ्स को देखने का नजरिया बदल जाता है। इसलिए एक बार तैयारी जरूर करना बेटा इसकी, ठीक है। सम आ गया, उसमें रैंक एंड डिटर्मिनेंट आ गई जिसमें मैंने अभी तुम्हें बोली, ठीक है। और हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लीनियर वैल्यूज, लीनियर वेक्टर्स और क्ले हैमिल्टन थ्योरम। यहां से बेटा हर साल अगर क्वेश्चन ना आए तो मुझे कह देना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। ये इतने पार्ट में से यहां से भी एक क्वेश्चन है, यहां से भी एक क्वेश्चन है, एक से ज्यादा ही रहते हैं यहां से, ठीक है, क्योंकि इसमें चीजें बहुत हैं, हर चीज में यहां पे मेंशन नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पे ये वाला जो पार्ट बोला है ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है जो हमारा लीनियर जबरा का है, जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ बेसिस बहुत ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ बेसिस, कैनोनिकल फॉर्म्स, डायगोनल फॉर्म्स, ट्रायंगुलर फॉर्म्स, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये अगर तुम वन बाय वन चीजों को पढ़ोगे तुम अंडरस्टैंड करोगे चीजें क्या हैं। और लीनियर इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे एमएससी में, जब एमएससी हम कर रहे होते हैं तो अलग से चैप्टर होता है ये, और यहां से भी अलग से चैप्टर है, यहां पे हमारे पास ये आ गया, अरे ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गया, ठीक है। और इसमें एक नया और ऐड होता है बेटा, यहां पे मेंशन नहीं है, एक बाइलीनियर फॉर्म भी आता है, ठीक है। बाइलीनियर जो फॉर्म है वो इसी का पार्ट माना गया है, बट बाइलीनियर फॉर्म का पता होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स में डील करता है, ये रियल में डील करता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो कॉम्प्लेक्स में डील, इनर प्रोडक्ट स्पेस रियल में डील करता है और ये कॉम्प्लेक्स में डील करता है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म और लीनियर इंडिपेंडेंट के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक, लीनियर इंडिपेंडेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस के बीच में। और सिमिलरली क्वाड्रेटिक फॉर्म और बाइलिनियर में बहुत अच्छे हमारे रिलेशंस होते हैं, इनके दोनों के बीच में सीखने पड़ेंगे हमें। अब ये क्वेश्चन, अब जितने जितने पार्ट्स बनाए गए हैं बेटा, जितने मैंने अलग अलग से करके लिखे हैं, याद रखना वहां से हर एक पार्ट से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है, ज्यादा बन सकते हैं बट ये कंफर्म्ड है, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट 2, मैं बता रहा हूं ये वाला जो हमने पढ़ा है लगभग 130 120 की कंट्रीब्यूशन है इन दोनों सब्जेक्ट्स की। और हमें हमारी कट ऑफ कितनी होती है, लास्ट टाइम हमारी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई थी, बट इतनी ज्यादा कट ऑफ हर साल नहीं जाती है। हमारी कट ऑफ जो मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाली होती है एक जनरल पर्सन की, वो लगभग 108 से 109 हमारी जेआरएफ कट ऑफ होती है। तो एक चीज सोचो कि अगर ये दो टॉपिक ही 130 नंबर 120 नंबर के बना रहे हैं तो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते होंगे ये, ठीक है। आ जाओ, अब हमारे पास दो टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा। तो ये अच्छे टॉपिक्स हैं, आसान टॉपिक्स होते हैं अगर हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा तो, अगर हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा तो ये हमारे पार्ट 3 में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं और पार्ट 4 में भी अच्छा से कंट्रीब्यूट करते हैं। लगभग 32 से लेके 40 मार्क्स, 32 से लेके 40 मार्क्स दोनों की सेम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या क्या होता है सर, क्या क्या पढ़ना होता है, मैं तुम्हें सीधी सीधी बात बताता हूं। सम पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये हमें बेसिक्स के लिए होता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये हमारे बेसिक्स के लिए होती है। पावर सीरीज से ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में, यहां पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, जो पहला पार्ट मेंशन्ड है वो जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, यहां से क्वेश्चन आना ना, यहां से पावर सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है बट बाकी पार्ट से क्वेश्चन आना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये आना जरूरी है हमें क्योंकि ये हमारा आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज होगा, ठीक है। और साथ में हमारे एनालिटिक फंक्शंस के बारे में कि एनालिटिक फंक्शन बाकी फंक्शन से डिफरेंट कैसे हैं, सीआर इक्वेशन क्या होती है, कोची रीमान थ्योरम है क्या चीज, इन दो एनालिटिक फंक्शंस में और सीआर के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये दोनों अगर साथ में लिखे गए हैं तो इन दोनों का आपस में बेटा रिलेशन भी रहता है। इसके बाद जो आने वाला हमारा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कंटोर, इंटीग्रल हो गया, कोची थ्योरम हो गई, कोची इंटीग्रल थ्योरम हो गई, ठीक है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया, स्क्वाश लेमा हो गया। इतने ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि तुम कोई भी चीज स्किप करोगे और तुम अपने मार्क्स कटवा लोगे। ओपन मैपिंग थ्योरम हो गई, ठीक है, स्क्वाश लेमा हो गया, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल हो गया। ये चीजें बहुत है क्योंकि बाउंड्री पे लाई करती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टेलर आ गई, लॉरेंट आ गई, यहां पे देखो ये चीजें जितनी लिखी हुई है, यहां से एक क्वेश्चन रख लो, यहां से रख लो 1 से 2 क्वेश्चन, यहां से रख लो 1 क्वेश्चन, ये वाले पार्ट से 2 क्वेश्चन यहां से रख लो। इस तरह से कंट्रीब्यूशन होती है हर साल। और ये वाला जो पार्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाला
जिसमें हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होगा, स्क्वाश लेमा होगा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आने वाले टॉपिक्स हैं ये, क्योंकि ये समझ नहीं आते बच्चों को, इसलिए बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। बट हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, हम हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं मॉडल अलजेब्रा करके नाम होता है, ठीक है, मॉडल अलजेब्रा करके इसका नाम बोला जाता है, ठीक है। वैसे इसको अलजेब्रा कहते हैं सब, बस का नाम मॉडल अलजेब्रा है बेटा। और इसमें क्या पार्ट होते हैं, इसमें बेटा 3 पार्ट का सेट होता है। ये 3 पार्ट मतलब इसमें बेटा सबसे पहले आती है नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी जी बहुत अपने आप में एक टॉपिक रखती है, नंबर थ्योरी होगी। एक आती है हमारे पास ग्रुप थ्योरी, एक आती है हमारे पास रिंग थ्योरी, ठीक है, और साथ में एक आता है हमारे पास टोपोलॉजी। ये इन सब का कॉम्बिनेशन है बेटा, ये इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन जो आता है वो रियल रिंग से आएगा या तो ग्रुप से आएगा, बाकी सबसे थोड़ा सा कम आता है। टोपोलॉजी वाला जो पार्ट है इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमारे 4 नंबर वाले जो 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है हमारे, उसमें आ जाते हैं 3 क्वेश्चन इसके टोपोलॉजी के, ठीक है। अब अलजेब्रा में क्या क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो बहुत आसान है, यहां से क्वेश्चन कम बनते हैं बेटा, ये वाले पार्ट से क्वेश्चन कम बनते हैं, ये बेसिक्स के लिए होता है नंबर थ्योरी के। बट ये वाला जो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सबने पढ़ी होगी, यूलर फंक्शन सबने पढ़ा होगा, प्रिमिटिव रूट सबने पढ़े होंगे, कंग्रुएंसी, डिवीजन एल्गोरिथम, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, इसमें कुछ स्किप करने वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट। अब ग्रुप में तुम्हें पता ही होना चाहिए ग्रुप क्या होते हैं, सब ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक ग्रुप क्या है, अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप क्या है, नॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं, ये हर चीज, साइक्लिक कैसे निकाला जाता है, हर चीज के बारे में अगर तुम्हें पता होगा। सीलो थ्योरम पता है, सीलो थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है, सीलो थ्योरम हो गई, ये चीजें सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, देख लेना। सब ग्रुप आ गए, नॉर्मल सब ग्रुप हो गए, कोशेंट ग्रुप हो गए, होमोमॉर्फिज्म हो गया इंपॉर्टेंट, साइक्लिक ग्रुप हो गए, परमुटेशन ग्रुप्स हो गए, क्ले थ्योरम्स होंगी, क्लास इक्वेशंस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सीलो थ्योरम होगी। सीलो की 3 थ्योरम्स होती हैं हमारे पास, सीलो 1, सीलो 2, सीलो 3, और क्वेश्चन कहां से आता है, सीलो 3 से, सीलो 3 से क्वेश्चन आ जाता है। और उसके बाद रिंग थ्योरी बचती है। रिंग में क्या क्या होगा, जो रिंग है वह जैसा ग्रुप है वैसी रिंग है, जैसे हमारे पास बेटा, जैसे हमारे पास वहां ग्रुप और सब ग्रुप होता है, यहां पे रिंग और सब रिंग होगी, वहां पे क्वेश्चन ग्रुप होता है, यहां पे आइडियल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, बट नाम डिफरेंट है और थोड़ा थोड़ा काम डिफरेंट है। यहां पे आ गए प्राइम, प्राइम भी अपने आप में आइडियल होते हैं, मैक्सिमम अलग से होते हैं, क्वोशिएंट रिंग आ गई, यूएफडी आ गई, यूएफडी आएगी तो ईडी भी आएगी, ईडी आएगी तो पीआईडी भी आएगा। पीआईडी क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है। और पॉलीमल जो रिंग्स होती हैं, और इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया क्या बिहेव करता है, और इरिड्यूसिबल जो क्राइटेरिया है बेटा हमारे पास होता है, वो 3 तरीके से निकाला जाता है, एक तरीके से नहीं। इरिड्यूसिबल क्राइटेरिया होता है उसको 3 तरीकों से निकाला जाता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास आती है फील्ड, जिसे हम मैक्सिमम बच्चे इससे भागते हैं, मैक्सिमम बच्चे इससे भाग जाते हैं कि ये पढ़ के नहीं जाएंगे, गैल्वा, गैल्वेज थ्योरी। यहां से क्वेश्चन आजकल तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले टाइम की 12, 13, 14 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, बट आजकल गैल्वा पे 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, ठीक है। गैल्वेज थ्योरी पे 2 क्वेश्चन तो बेटा आ ही जाते हैं। टोपोलॉजी जैसे तो मैं बोला था, ये मैक्सिमम देखो, अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा होगा बेटा, अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा होगा तुम टोपोलॉजी से क्वेश्चन कर लोगे। अगर बेसिक अच्छा नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन, क्योंकि 4.75 मार्क्स में आते हैं, तो ये भूल जाना कि अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा नहीं है तुम इसको नहीं टच भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हम तभी छेड़ेंगे जब तक हमारा हर एक चीज, हमारी बेसिक चीजें कवर हो, ठीक है। चलो अब हमारा, जिसे हम अब ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो था प्योर मैथमेटिक्स, उसका अपने आप में नाम है प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में ये 4 टॉपिक आते हैं। जब हम पीएचडी तुम करने जाओगे आफ्टर जेआरएफ या नेट, उसके बाद तुम देखोगे कि प्योर मैथमेटिक्स में करनी है कि अप्लाइड में करनी है। अब ये पार्ट आ गया अप्लाइड सेक्शन का, ये है अप्लाइड सेक्शन, ठीक है। अप्लाइड सेक्शन का पार्ट आ गया, और ये पूरा मिला के 70 से 80 मार्क्स का आता है, जिसमें से ये वाला ओडी पार्ट है, ये 22 से लेकर 32 मार्क्स का आता है हर साल। 2 क्वेश्चन इसके 3 मार्क्स में आते हैं, और 4 क्वेश्चन इसके, या 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं 4.75 मार्क्स में। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कम है, इजी है, और स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग वाला टॉपिक है ये, ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहला छोड़ा नहीं जा सकता, एक्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, छोड़ी ही नहीं जा सकती, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम,
ठीक है। साथ में हमारे पास आते हैं सिंगुलर सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और साथ में हमारे पास आता है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये हमने ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं कि पीआई कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, हमें वो चीजें पता होनी चाहिए बेटा। अगर नहीं पता है तो हम फंसेंगे। हम जनरल थ्योरम ऑफ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के लिए वही बात, पीआई निकालने वाली, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर यूज कहां पे होता है, कहां पे यूज होता है, ये पता होना चाहिए। स्टर्म लियोविली थ्योरम पक्का क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन आता है यहां से, हर साल क्वेश्चन आएगा। अगर इसकी कंडीशन को निकालना हो तो हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं, बट इसकी 5-6 डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं जो हमें सीधे याद करने होते हैं। सीधे याद करो, पेपर में वही पढ़ा होगा, आंसर लगा के आ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। ठीक है। और ग्रीन फंक्शन, ग्रीन फंक्शन पे आजकल सिया सर बहुत ज्यादा मेहरबान है, यहां से क्वेश्चन हर साल दे रहा है वो। अगर तुम निकाल रहे हो लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है ग्रीन फंक्शन से, इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है। साथ में ओडी का भाई पीडी, ओडी का भाई पीडी, इसमें क्या सिलेबस, सेम सिलेबस। क्या एक्स्ट्रा पार्ट है सर, कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो हमने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी होंगी बेटा। लग्रांज एंड चरपिट मेथड, यहां से चरपिट, अगर जिसने चरपिट पढ़ लिया उसको लग्रांज वाला जो पार्ट होता है, जो उसके केसेस बनते हैं, उतना ज्यादा नीड नहीं पड़ती अगर चरपिट पढ़ लिया अच्छे से तो। कौशी डेफिनेटली क्वेश्चन, हर साल क्वेश्चन, कौशी प्रॉब्लम पे हर साल क्वेश्चन आने वाला होता है। जो कौशी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गया, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है बेटा क्वेश्चन समझाने का। ठीक है। बट कोशिश हर साल क्वेश्चन में आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आएगी। ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। और ये वाला जो लैप्लास, हीट एंड वेव इक्वेशन, यहां पे बेटा जी हमारे पास लगभग हर केस के लैप्लास के चार केसेस बनते हैं, हीट के 4 केस बनते हैं, और वैसे ही वेव के 4 केसेस बनते हैं। और यहां पे एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है डी लैम्बर्ट। डी लैम्बर्ट एक हमारे पास मेथड होता है एक्स्ट्रा वाला, वो इनफाइनाइट सम सेमी इनफाइनाइट केसेस में यूज होता है, वो हमें पता होना चाहिए। डी लैम्बर्ट इसमें मेंशन नहीं है, बट वो वेव इक्वेशन का पार्ट है, और अक्सर आजकल तो क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। ठीक है। आ जाओ अब न्यूमेरिकल एनालिसिस, यहां से लगभग 12.75 मार्क्स का इसकी कंट्रीब्यूशन रहती है बेटा। 12 लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं 4.75 मार्क्स में, और एक क्वेश्चन हमारा पास किसमें आता है, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में इसका। डेफिनेटली पढ़ना क्या क्या है, क्या सारा पढ़ना पड़ेगा सर, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। बाइजेक्शन मेथड होता है, न्यूटन-रेप्सन मेथड होता है, सिकांट मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं। हमें सबसे फोकस किस पे करना होता है बेटा, न्यूटन-रेप्सन पे। और रेट ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पता होना चाहिए, कि हमारे इतना आइडिया होना चाहिए कि बेटा कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस है कि नहीं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट पे आता है। और लास्ट टाइम भी गॉस सिडल पे क्वेश्चन आया हुआ था, लास्ट टाइम भी गॉस सिडल मेथड पे कन्वर्जेंसी पे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है। अब तुम्हें फाइनल डिफरेंस पता होना चाहिए, बट यहां से क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला पार्ट से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूलर से क्वेश्चन आ जाता है, पिकार्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारे पास 4 मेथड होते हैं, यूलर होता है, पिकार्ड होता है, और रंगे कुत्ते, आरके मेथड, आरके सेकेंड ऑर्डर और आरके फोर्थ ऑर्डर। ठीक है। आरके फोर्थ ऑर्डर, ये भी हमारा टॉपिक का पार्ट रहता है अक्सर। ठीक है जी। आ जाओ आगे। सीओबी अगेन 12.75 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अब इसमें क्या क्या आती हैं, इसमें बेटा इक्वेशंस बनती हैं। कौन कौन सी, एक बेटा बनती है वोल्टेरा, एक बनती है फ्रेडमोल। हमें ये पता होना चाहिए कि वो किस तरह से सॉल्व की जाती है। दैट्स तो कुछ भी नहीं होता इसमें। इसमें 2 इक्वेशंस होती हैं, उसका या डेरिवेटिव किया जाएगा या डेरिवेटिव करके ही काम होना होता है, बस, और कुछ भी नहीं होता इसमें। फंक्शन आ गया, यूलर फंक्शन आ गया, ये यूलर, इसी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं बार बार। ठीक है। इसी इक्वेशन की। अब सीओबी में तो और आसान है। सीओबी में तो सिर्फ एक ही चलती है, सिर्फ एक पार्ट चलेगा बस, और कुछ भी नहीं होता है इसमें बेटा। ये इक्वेशन होगी एक, बस ये इक्वेशन करते जाओ और आंसर निकालते जाओ, बस दैट्स इट। बाकी हम दो तीन चीजें हमारे पास अक्सर होती हैं इसमें, वो तो हम विद द टाइम सीख लेंगे। सबसे इजी टॉपिक, और मैक्सिमम 3 से 4 दिन में खत्म होने वाला टॉपिक। मैं अपनी बात नहीं कर, मैं तुम्हारी भी साथ में बात कर रहा हूं कि तुम भी इस टॉपिक को, जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला है वो लगभग हफ्ते में इस टॉपिक को खत्म कर देगा और पूरे के पूरे नंबर लेके आएगा। ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि पेपर में कभी कभी रियल एनालिसिस मुश्किल आ जाता है, तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स ही हमें जेआरएफ तक पहुंचा देते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही। ठीक है।
तो हमारे पास यूलर इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसकी, एक्सट्रीमा के लिए। अब एक्सट्रीमा क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए, एक्सट्रीमा तुम्हें पता, एक्सट्रीमा में बेटा मिनिमम भी आता है और मैक्सिमम भी आता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में वेरिएशन में यहां से थोड़ी मुश्किल हो जाती है कंडीशंस, वेरिएशन मेथड कंडीशंस यहां से कम क्वेश्चन पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहता मेरे अकॉर्डिंग, बट जो ऊपर वाले दो लाइंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस, दो पार्ट इसमें, एक फेडमोल एक वोल्टेरा, बस दैट्स इट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है सर, फेडमोल और वोल्टेरा टाइप, बस इसमें और कुछ भी नहीं है पढ़ने वाला। ये दो इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, इनकी आइगन वैल्यू निकालनी है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, पूरे चैप्टर में हम यही करते रहेंगे, पूरे चैप्टर में। और इसके इतने सारे ट्रिक्स पड़े होते हैं, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को विद द ट्रिक्स, विद द डीप एनालिसिस के साथ हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बहुत जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़ोगे या किस बुक से हम अपना बेसिक बना सकते हैं सीएसआर नेट के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।